बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अ, कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि हम लास्ट टाइम जो चैप्टर हमने ख़त्म किया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके एमसीक्यूज हम आज सॉल्व करेंगे। और इस तरह हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसी तरीके से ACCF2 की जो किट है उसमें से मैं आपको ये एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन ये मैं जो करवाने जा रहा हूँ इसमें जितनी प्रैक्टिस है, अगर आपका पेपर में से कोई सवाल आ भी जाता है तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसी के अंदर ही रह करके मेरे ख्याल में जितनी मेरी एक्सपीरियंस है, जितने मैंने एग्जाम्स जो हैं वो प्रिपेयर करवाए हैं, उसके लिहाज से इसके अंदर से ही पेपर आराम से बन सकता है। बल्कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस हैं और हमारी तैयारी जो है ना वो इसमें ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जितना भी कोई कहीं से मटेरियल मिलता है तो वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 147 है। और इसमें जो डाटा है मैं आपको टाइम सेव करते हुए मैं डाटा खुद ही समझा देता हूँ और इसके क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। गो के आपने इसका जो प्रीवियस नॉलेज लिया हुआ है और आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ साथ जो है वो इसको रीड करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं भी आपको मुश्किल पड़ने पर ये समझा। ठीक है। तो देखिए, एक कंपनी है PQR। वो कहते हैं कि एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं। द कॉस्ट कार्ड फॉर दैट प्रोडक्ट इज गिवन बिलो। डायरेक्ट मटेरियल आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड तो वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ये आपका फिक्स ओवरहेड्स है और इसको हम OAR भी कहते हैं। और आखिरी आखिर में लिखा हुआ है कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है आपकी 3 रुपए। अगर देखा जाए तो इस डाटे के लिहाज से इन सारी कॉस्टों को जमा करते हैं तो ये आपकी फुल कॉस्ट कहलाएगी। और फुल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत फुल कॉस्ट कंसिडर की जाती है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ आपको कि फुल कॉस्ट क्या है तो वो है 4+5+3+2। तो ये बन जाएगी 9 and 5 14। ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाएगी, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग के लिहाज से कौन सी कॉस्ट बनेगी? 4+5+3। तो ये बन जाएगी 12। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तहत टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? 14। और मार्जिनल कॉस्टिंग की तहत टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? 12। ठीक हो गया। और साथ ही वो कहना चाह रहा है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 20 है। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स। वो कहता है कि ये जो आपने OAR कैलकुलेट किया है वो 1000 यूनिट्स की बुनियाद पर कैलकुलेट किया है। और ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 200 यूनिट्स है और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 150 यूनिट्स है। ठीक है। Sales during the period were 800 units and the actual fixed overheads incurred were 1500। चले जी, ये तो है आपका बेसिक डाटा। एक्चुअली सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा, जब कभी भी सवाल के अंदर वो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पूछता है ना, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो जवाब है वो बड़ा सादा सा है। पहले इसका हम एक फार्मूला लिख लेते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पर TCM लिख रहा हूँ। TCM मींस टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है। और उसका फार्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई टोटल सेल्स। टोटल सेल्स इन यूनिट्स। ये बात याद रख लें। टोटल सेल्स इन
यूनिट्स। चलें जी। तो पहले तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट करने का भी अपना फार्मूला है। वो क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। ऑल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अब हमारी सेल्स प्राइस कितनी है? 20 है। और ऑल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब सुन लें, प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट भी और सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट भी। और हमारे सवाल के अंदर जो प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है वो है 4, 5 और 3। ये तीनों की तीनों आपकी प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट है। और सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3। तो अब देखिए टोटल मिला के कितना हुआ? 4 + 5 + 3, 12। 12 और 3, 15। 15 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। और यहाँ पर 15 हम नोट डाउन कर लेते हैं। अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर सेल्स प्राइस में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना हो जाएगा? 5। अब हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया 5 पर यूनिट। ठीक है। और कितने यूनिट बेचे हैं मल्टीप्लाई बाई नंबर यूनिट सोल्ड। और हमारे सवाल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो सेल्स है वो कितनी है? 800 यूनिट्स है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 800 यूनिट्स के साथ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। अगर आप 800 यूनिट बेचते हैं तो वो 4000 है। और 4000 के लिहाज से आपकी ऑप्शन सी लॉक होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछी गई है कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करें। और टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने राइट डाउन कर दिया है। आपने भी पहले से ही राइट डाउन किया होगा और आपने पहले से प्रैक्टिस भी की होगी। लेकिन मैं अपने तौर पर इसको समझाने के लिए आपके लिए मैंने फार्मूला भी लिख दिया है और इसको कैलकुलेट भी कर दिया है। और इसकी कैलकुलेशन करने के लिहाज से मैंने आपके सामने ये वर्किंग भी कर दी है। ठीक है। ये हमारी वर्किंग है। कह सकते हैं कि इसका नाम W1 रख सकते हैं। ठीक है। चले, अगर इसमें कोई मजीद क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे आपने डिस्कस करना है। मैं इसको फिलहाल इरेज कर देता हूँ। चलें जी, आगे चलें। तो 147 हो गया हमारा क्वेश्चन। 148 की तरफ मूव करते हैं। 148 डाटा बिल्कुल छोटा सा है लेकिन सवाल बड़ा टेक्निकल है। इंशाल्लाह आपकी लर्निंग में भी इजाफा हो जाएगा। सिंपली वो ये कहना चाह रहा है कि एक कंपनी है, उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60% है सेल्स का। जो भी कोई सेल्स प्राइस होगी उसका 60% सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है। और उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 10% है सेल्स का। जो भी कोई सेल्स प्राइस होगी उसका 10% फिक्स कॉस्ट है। चले, ये तो बात क्लियर होगी कि दो किस्म की कॉस्टों के बारे में जिक्र किया उसने। एक है आपकी वेरिएबल कॉस्ट और एक है आपकी फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% है सेल्स प्राइस का। जितनी भी सेल्स प्राइस होगी उसका 60% जो वेरिएबल कॉस्ट है, और जितने भी सेल्स प्राइस है उसका 10% कितना हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट है। ये था आपका फिलहाल डाटा। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? वो कहता है कि इफ ई वर टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। वो कहता है कि अगर ई किसी कंपनी का नाम है कि ई को अगर अपनी सेलिंग प्राइस 10% बढ़ानी पड़ जाती है
and all other costs and production and sales volume were to remain the same, what would be the effect on E's contribution? वो कहते हैं कि E के contribution margin पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा, यहां पर ये बात ज़हन में रख लें कि कहीं पर भी कोई भी अमाउंट नहीं दी हुई सवाल में। तो जब कभी भी सवाल के अंदर कोई भी अमाउंट ना दी हो और इसी तरह का डाटा अगर दे दिया हो, परसेंटेजेस में दे दिया हो, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि हमने अगर कोई अमाउंट यूज करनी भी है तो हमें वो फर्ज करनी पड़ेगी, वो हमें सपोज करनी पड़ेगी। और हमारे इस सवाल के अंदर उसने जो है सेल्स प्राइस को बेस बना करके दो चीजों की परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है। एक वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है 60%, और एक फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है जो कि 10% है। और ये दोनों की दोनों परसेंटेजेस को बेस बना रहा है सेल्स प्राइस के साथ, लेकिन सवाल के अंदर कहीं पर भी सेल्स प्राइस नहीं दी हुई। तो हम इस लिहाज से सेल्स प्राइस को जो है वो एज्यूम कर लेते हैं। अगर मैं कहूं आपको कि सेल्स प्राइस को एज्यूम करना है तो कोई भी अमाउंट एज्यूम कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 एज्यूम कर लेता हूं कि 100 हमारी सेल्स प्राइस है। ठीक है, तो चले इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हमारी सेल्स प्राइस क्या है। फिलहाल सेल्स प्राइस एज्यूम कर रहे हैं कि वो 100 है। अच्छा, तो अगर वो ये कहता है कि जी मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 का 60% 60 ही हुआ। 100 का 60% 60 ही हुआ। तो ये क्या हो जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और अगर मैं कहूँ आपको कि 100 सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अच्छा, अब यहीं पर ही हम रुकते हैं और अपने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। वो कहता है कि अगर सेलिंग प्राइस 10% बढ़ानी पड़ जाए और बाकी कॉस्ट स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहे, तो फिर वो कहता है कि व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन द कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स कॉस्ट को हमने इंफॉर्मेशन के तौर पर पढ़ तो लिया है, लेकिन इस फिक्स कॉस्ट का इस सवाल की सॉल्यूशन के अंदर कोई काम नहीं है। तो लिहाजा ये जो 10% जो आपको फिक्स कॉस्ट कह रहा था, इसको इग्नोर कर दें। और इग्नोर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ इतने सवाल का जवाब देना है कि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कितना इजाफा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ आपको कि आपकी पहले से सेल्स प्राइस 100 रुपया थी, इसमें 10% इजाफा करेंगे, तो अब आपकी न्यू सेल्स प्राइस क्या हो जाएगी? न्यू सेल्स प्राइस 100 का 10% 100 ही हो जाएगा। और अगर 10% इजाफा कर दे तो फिर वो कितनी हो जाएगी आपकी सेल्स प्राइस? 100 की जगह पे कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं अगर कहूं आपको कि जी वो कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट वैसी की वैसी ही रहेगी। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट वैसी की वैसी रहेगी तो फिर ये वेरिएबल कॉस्ट तो पहले भी 60 थी, अब भी 60 रहेगी। ठीक है, अब आपकी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब न्यू कंट्रीब्यूशन, बल्कि मैं इसको नाम देता हूं न्यू कंट्रीब्यूशन। अब आपका न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आपका पुराना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था? 40 था। आपका नया कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 50 है। इसका मतलब ये हो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में इजाफा कितना हुआ? इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये मैंने एरो साइन लगाया हुआ, एरो साइन ऊपर का मतलब ये है कि इंक्रीज। वो क्या होगा? 50 माइनस 40। तो आपकी कंट्रीब्यूशन में कितना इजाफा हो गया? अगर सेल्स प्राइस 10% बढ़ा दें तो आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन में 10 रुपए का इजाफा हो गया। 10 रुपए कह लें या $10 कह लें या 10 पाउंड कह लें, कुछ भी कह लें, $10 का इजाफा हो। $10 का इजाफा तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन वो कहता है कि ये व्हाट बी इफेक्ट ऑन द कंट्रीब्यूशन। आपके कंट्रीब्यूशन पे कितना असर पड़ेगा? इसका जवाब भी परसेंटेज में देना है। तो जब इसका जवाब परसेंटेज में देना है तो फिर लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। परसेंटेज इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन।
तो अब फार्मूला क्या बनेगा? इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन कितना है? 40 है। और प्रीवियस कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 40। ठीक है। इजाफा कितना है? 10 का। कहां से ये इजाफा स्टार्ट हुआ था? 40 से स्टार्ट हुआ था। और रुका कहाँ पे था? 50 पे रुका था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करने जा रहे होते हैं तो जहां से चीज चेंज होती है उसी को ही बेस बनाते हैं। ठीक है। तो हमारी बेस जो है वो 40 है। अब इसको हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। और परसेंटेज जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% सेल्स प्राइस में इजाफा करते हैं तो हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन में 25% इजाफा होता है। और 25% इजाफा होता है तो इस लिहाज से आपका जवाब क्या हो जाएगा? एन इंक्रीज ऑफ 25%। इस लिहाज से आपकी जो ऑप्शन डी है वो लॉक होती है। डेल्टा विल बी द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन 148। तो चले यहाँ पर देखिए, अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आती तो मुझसे डिस्कस कर ले। और हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा जी, नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। 149। और 149 में वो कहना चाह रहा है, लास्ट मंथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्रॉफिट वाज 2000। पिछले महीने कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2000 पे है। और कौन से मेथड को कैलकुलेट करके जो है ना वो यूज किया गया है? कैलकुलेटेड यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल। ये कंपनी, जिस कंपनी का ये हमने क्वेश्चन देखा है, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 2000 पे, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज करते हुए हमने इसको कैलकुलेट किया है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास दो मेथड हैं। दो मेथड के जरिए हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती हैं, कुछ कंपनीज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करती हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो कंपनीज यूज करती हैं वो अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर किस चीज को शो करवाती हैं? फिक्स कॉस्ट को शो करवाती हैं। इसलिए उसको हम फुल कॉस्ट कहते हैं। और जो कंपनीज सॉरी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती हैं, तो ऐसी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट शामिल करती हैं। और इस तरीके से वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती हैं। तो चूंकि इस सवाल के अंदर आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज की गई है तो इसलिए इसका प्रॉफिट कितना है? 2000 रुपये। वो कहता है कि इफ द मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल हैड बीन यूज्ड, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज किया जाता तो फिर वो प्रॉफिट प्रॉफिट ना रहता बल्कि वो लॉस की सूरत में कितना नजर आता? 3000 रुपये नजर आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंपनी की अगर प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएं और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं तो प्रॉफिट आएगा 2000 रुपये, लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करें तो प्रॉफिट नहीं आएगा बल्कि लॉस आएगा 3000 रुपये। ठीक हो गया। द कंपनीज फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज 2 पर यूनिट। वो कहता है कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी 2 पर यूनिट है। यहां पर ये बात याद रख लें कि जब कभी भी प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट की बात करता है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि इसको हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं। और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो हमारे सवाल में कितना दिया हुआ है? 2 पर यूनिट दिया हुआ है। चले, सेल्स लास्ट मंथ वर 10,000 यूनिट्स। वो कहता है कि सेल्स जो है वो 10,000 पे या 10,000 यूनिट्स जो है वो हमारे सवाल के अंदर दी हुई है। यहाँ पर मैं कुछ बातें आपके साथ जो है वो अपने प्रीवियस नॉलेज की करूंगा या प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग की करूंगा, ताकि इस तरह का अगर सवाल अगर आपके पास आ जाता है तो आपने उसको सबसे पहले ये है कि उसको अ, हल कैसे करना है और उसकी बेस क्या होगी। एक बात तो याद रख लें कि जब कभी भी आप प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होगा। और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो प्रॉफिट हमेशा कम होगा। ये बात याद रखें। किस बुनियाद पर ये बात कर रहा हूं? मैं इस बुनियाद पर ये बात कर रहा हूं, वेन एवर द प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन द सेल्स। जब कभी भी किसी कंपनी की प्रोडक्शन ज्यादा होती है और सेल्स कम होती है तो फिर क्या होता है?
आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होता है और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री है। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि वेन एवर द कंपनी यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, the profit will be higher than the marginal costing because the production is greater than the sales. And whenever the production is greater than the sales, there will be element of ending inventory. If the ending inventory persists in the data, it shows that absorption costing will show higher profit than the marginal costing. Whenever this situation is occurred, then the company is required to suppose that if the sales is 10,000, the production will be more than 10,000. We have to assume that if the sale is 10,000 units, the production will be higher than the 10,000 units. And this situation will demonstrate that the absorption costing profit is greater than the marginal costing profit. So the equation or the understanding will be as under. मैं थोड़ी सी बातें आपको फार्मूलाज की करूंगा, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। एसीपी लिख रहा हूं मैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट, एमसीपी। एसीपी का मतलब क्या हुआ? ए से एब्जॉर्प्शन, सी से कॉस्टिंग, पी से प्रॉफिट। एमसीपी, एम से मार्जिनल, सी से कॉस्टिंग, पी से प्रॉफिट। जब कभी भी आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी और सेल्स कम होगी, प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन सेल्स, देन दिस सिचुएशन विल बी ट्रू। अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है, सेल्स कम है, तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा। और साथ साथ ही ये भी ध्यान में रखना है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री will be greater than opening inventory. क्लोजिंग इन्वेंट्री जब ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा होती है, तब भी क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो प्रॉफिट ज्यादा शो करती है, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट कम शो करती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट की स्टेटमेंट है वो क्या है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट 2,000 पे नजर आ रहा है, ये देखिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है? 2,000 पे। और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है? 3,000 पे लॉस नजर आ रहा है। तो यहीं से ये बात साबित हो गई कि प्रॉफिट की अमाउंट है 2,000 पे, लेकिन इसी सिचुएशन में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हमने क्या करना है? हमने इस क्वेश्चन के अंदर ढूंढना क्या है? व्हाट वाज द लास्ट मंथ प्रोडक्शन इन यूनिट्स। हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्शन हमारे से पूछी गई है कि हमारी प्रोडक्शन क्या है। हमें सेल्स तो पता है 10,000 है, लेकिन हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये चीज अ, सीखनी भी है और साबित भी करनी है कि 10,000 से ज्यादा ही प्रोडक्शन होगी। अब ये देखते हैं कि 10,000 से कितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी। तो ये बात याद रख लें, हमने सबसे पहले एक काम करना होता है। वो काम क्या करना होता है? चेंज इन इन्वेंट्री चेंज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई OAR इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट।
अच्छा, चेंज का ये इस तरह भी हम शो कर सकते हैं। ये एक तीन कोनों वाली जो है ना, वो एक निशान होता है, इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है। तिकोण भी कहते हैं उसको, मुसल्लस भी कहते हैं। तो चेंज का जो मैं इतना सारा जो वर्ड लिखूंगा, चेंज इन, तो वो चेंज इस तरह भी शो कर सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट। अब ये हमारी इक्वेशन जो है ना वो बराबर हो गई है। ठीक है। जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए कि आपके पास कोई चीज जो है वो यूनिट्स के लिहाज से मिसिंग हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चेंज इन प्रॉफिट क्या होगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है 2000 रुपये, और चेंज का मतलब होता है दो चीजों के अंदर फर्क, माइनस 3000 रुपये लॉस। तो देखा जाए, टेक्निकली तौर पर देखा जाए, तो जब इनको इनका डिफरेंस लेंगे तो ये ब्रैकेट भी माइनस साइन को शो करती है, ये तो वैसे ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो टोटल फर्क कितना हो जाएगा? 5000 रुपये। जी, ये बात समझ आती है आपको? और यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास बिल्कुल नहीं दी हुई, तो ये एज इट इज रहेगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर ओ ए आर दिया हुआ है। ठीक है, ओ ए आर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? ये जो दो है, ये चेंज इन इन्वेंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको तोड़ के इस साइड पर लेके जाएंगे तो ये आपस में जाकर डिवाइड हो जाएंगे। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? चेंज इन इन्वेंट्री तो वैसी की वैसी रहेगी, मैं चेंज इन इन्वेंट्री को डिटू के नाम से शो कर रहा हूँ या इज इक्वल टू के नाम से शो कर रहा हूँ, और ये 5000 को हम क्या करेंगे, इस साइड पर जाकर डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारी चेंज इन इन्वेंट्री का जो आंसर होगा वो कितना आएगा? 2500। अब ये जो चेंज इन इन्वेंट्री है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग इन्वेंट्री में और एंडिंग इन्वेंट्री में फर्क कितना है? 2500 रुपए का। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा, तो इसका मतलब ये है कि एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो ज्यादा है और ओपनिंग इन्वेंट्री कम है। और ओपनिंग और एंडिंग का जो फर्क होता है, फर्क को कहते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। और चेंज इन इन्वेंट्री ये बता रहा है कि आपकी इन्वेंट्री का जो डिफरेंस है, चेंज है, वो 2500 है। इसका मतलब ये है कि आपकी एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 2500 रुपये ज्यादा है आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री से। और अगर मैं ये कहूँ आपको कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री फिलहाल जीरो है और आपकी एंडिंग इन्वेंट्री 2500 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2500। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10,000 यूनिट बेच के भी, 10,000 यूनिट बेच के भी 2500 यूनिट बचाए हुए हैं। आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 2500। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने टोटल प्रोडक्शन कैसे की होगी? प्रोडक्शन, मैं यहां पे लिखता हूं पी आर ओ, सिर्फ पी आर ओ लिखता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस एंडिंग इन्वेंट्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्वेश्चन के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री तो अभी हमने कैलकुलेट कर ली है, और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 2500। ठीक है। और आपकी सेल्स कितनी है? 10,000। ठीक है ना? कि 10,000 माल बेचने के बाद भी 2500 यूनिट बचे पड़े हैं, तो इसका मतलब हमने कितने यूनिट पैदा किए होंगे? हमने 10,000, 12,500 यूनिट पैदा किए। तो हमारी प्रोडक्शन क्या होगी? 12,000। और हमसे उसने पूछा भी हुआ है कि व्हाट वाज द लास्ट मंथ प्रोडक्शन, तो हमारा जवाब क्या होगा? 12,500। ये हमारा आंसर है। मैं इस वर्किंग को थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ये बात सारी समझ आ जाए। देखिए, मैंने पिछली अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, पिछली प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक मैंने आपको ये बताया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होता है मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से, अगर आपकी प्रोडक्शन सेल से ज्यादा हो और आपकी एंडिंग इन्वेंट्री आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा हो, तो हमेशा आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट होता है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से ज्यादा होता है। और हमारे इस क्वेश्चन के डाटा से भी जाहिर हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट 2,000 पे पॉजिटिवली शो कर रहा है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट प्रॉफिट शो नहीं कर रहा बल्कि लॉस शो कर रहा है, नेट लॉस नजर आ रहा है, वो है 3,000 पे। हमने क्या करना होता है, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कोई भी
चीज मिसिंग मालूम करनी हो, तो हमने एक फार्मूला जो है वो साथ साथ रखना होता है हमेशा। और वो क्या होता है फार्मूला? कि चेंज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई ओ ए आर रखना होता है, और उसको इज इक्वल टू करना होता है चेंज इन प्रॉफिट के नाम से। चेंज इन प्रॉफिट के नाम से। चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो किस चीज का मुखफफ होता है, या किस चीज का फार्मूला होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। चेंज इन्वेंट्री को हम क्या कहते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। ये बात याद रख लें। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। अच्छा, तो हमारे पास ना ओपनिंग है ना एंडिंग है, तो हमने इसको इसी नाम से ही हर वक्त रखना है। और इस नाम से रखेंगे तो फिर आगे हम सवाल हल करेंगे, और फिर ओ ए आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री को ओ ए आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इज इक्वल टू लगाते हैं, और उसके बाद लिखते हैं चेंज इन प्रॉफिट। और चेंज इन प्रॉफिट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू प्रॉफिट्स। वन प्रॉफिट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड सेकंड प्रॉफिट इज मार्जिन कॉस्टिंग प्रॉफिट। तो हमने दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस लेना है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट 2000 पे दिया हुआ है, मार्जिन कॉस्टिंग का प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो लॉस में हमने शो कर दिया। ठीक है, अब लॉस को ब्रैकेट में शो करेंगे और माइनस का साइन जो है ना वो चलता रहेगा, और 2000 पे लिख देंगे। अब ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 3000 जमा 2000 5000 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये होता ही प्रॉफिट, ये 3000 पे प्रॉफिट होता, ठीक है, और ये 2000 पे प्रॉफिट होता, तो फिर डिफरेंस कितना होता? 1000। ठीक है, माइनस का 1000 होता है। ठीक है, और अगर चेंज इन इन्वेंट्री यहाँ पर सवाल में कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो फिर चेंज इन्वेंट्री को एज इट इज लिखने के लिए मैं क्या कहूंगा? इधर डिटो लिख दूंगा। ठीक है, और फिर ओ ए आर की अमाउंट को यहाँ पुट कर दूंगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जिस वक्त इसको इस कांस्टेंट फिगर को जो है ना वो इस साइड पर लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। पहले से कांस्टेंट फिगर 5000 पे लिखी हुई है, उसको दो पे तकसीम कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2500। इसका मतलब चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो 2500 रुपये है। और चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री में से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करें तो आंसर कितना आता है? 2500 रुपये। अब ये 2500 क्या शो करता है? कि आपकी एंडिंग इन्वेंट्री 2500 रुपये ज्यादा है। और अगर मैं कहूं आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें, एक वक्त में दो चीजें कभी भी मिसिंग नहीं होती, एक वक्त में एक चीज मिसिंग होती है। अगर ओपनिंग मिसिंग होगी तो एंडिंग कैलकुलेट करेंगे, एंडिंग मिसिंग होगी तो ओपनिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सवाल के अंदर अगर एंडिंग इन्वेंट्री जो है ना हमने कैलकुलेट कर ली है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने जीरो तस्वर करना है। और अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है, एंडिंग इन्वेंट्री 2500 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर हमारे सवाल के अंदर 10,000 यूनिट बेच भी लिए हैं और बेचने के बाद भी 2500 यूनिट बचे पड़े हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रोडक्शन 10,000 से ज्यादा की थी। और 10,000 से कितनी ज्यादा की थी? हमने 2500 यूनिट ज्यादा की थी। तो इसका मतलब हमने टोटल प्रोडक्शन कितनी की है? 12,500। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलें, आप इसको जो है ना वो एक दफा दोबारा सवाल करें, बल्कि इस सवाल को दो दफा करें, ताकि जो है ना आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाए और आप इसको सॉल्व करने के लिहाज से कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकें। चलिए। चलें, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 149 के बाद है 150। जी, 150 में क्या कह रहा है? द कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट हुज वेरिएबल कॉस्ट इज 6 पर यूनिट। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए दी हुई है। अच्छा, अब ये 6 रुपए जो वेरिएबल कॉस्ट है, हमें इसको सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है कि इसमें से मटेरियल कितना है, लेबर कितनी है, वेरिएबल एफर्ट्स कितने हैं। उसने एक सिंगल फिगर दे दी, हम इस सिंगल फिगर के जरिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट हैव बीन एब्सॉर्ब्ड ओवर द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटीज 200,000 यूनिट्स। कि जो उसने ओ ए आर कैलकुलेट किया है वो 2 लाख यूनिट के जरिए कैलकुलेट किया है। और 2 लाख यूनिट्स के जरिए जब कैलकुलेट किया होगा तो 2 लाख यूनिट्स को हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रखा होगा, या इसको हमने एज ए बेस बनाकर तकसीम किया होगा। तो तकसीम करने के बाद आंसर कितना आया? 2 पर यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम इस क्वेश्चन के अंदर
इस क्वेश्चन के अंदर जब कभी भी हम ओ ए आर कैलकुलेट करते हैं तो ओ ए आर का फार्मूला क्या होता है, आप जरा नोट डाउन कर लें। मैं इस दफा तो लिखवा देता हूँ, मे बी बार बार नहीं लिखवा पाऊंगा, तो आप इस वक्त लिख लें कि ओ ए आर का मतलब क्या होता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बजटेड बजटेड एफ ओ एच, बजटेड एफ ओ एच डिवाइडेड बाई बजटेड एक्टिविटी। बजटेड एक्टिविटी, ये बड़ा सादा सा फार्मूला है। अच्छा, अब ये जो बजटेड एक्टिविटी है ना, ये बजटेड एक्टिविटी भी 5 किस्म की होती है, ये बात जेब में रख ले। उन 5 में से एक मेथड का नाम होता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड। और अगर मैं कहूं आपको कि बजटेड एक्टिविटी क्या है, तो वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड हैं या नॉर्मल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड हैं, हर साल इतने यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। तो अब क्या हुआ, ओ ए आर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये यहाँ पे कोई फिगर होनी चाहिए थी। फिलहाल तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और नंबर ऑफ एक्टिव बजटेड एक्टिविटी कितनी है, 2 लाख यूनिट, वो सवाल में दी हुई है। ठीक है। और यहां पर भी अगर कोई अमाउंट होती, जाहिर है होती जरूर होती, उसको 2 लाख पे तकसीम करते, तो हमारा आंसर क्या आना था, 2 पर यूनिट। 2 पर यूनिट। और ये 2 पर यूनिट ये दिया हुआ है। आपको सिर्फ इतना समझाना था कि ये 2 रुपए पर यूनिट कैसे आया है, तो वो इस फार्मूले के जरिए आया है। ठीक हो गया। तो आपका ओ ए आर कितना है, 2 पर यूनिट। ठीक हो गया। अब जरा इसका डाटा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। द करंट सेलिंग प्राइस इज 10 पर यूनिट। आपकी जो करंट सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 10 रुपये पर यूनिट है। और अगर हम यहीं पर ही थोड़ा सा रुक के देखें हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, तो वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 रुपये सेलिंग प्राइस है, 6 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना होगा, 4 रुपये। और अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 4 पे है, ठीक है, अब वो थोड़ा सा डाटा और आपको बता रहा है कि हाउ मच प्रॉफिट इज मेड अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग इफ द कंपनी सेल्स 2,50,000 यूनिट्स। वो कहता है कि कंपनी अगर 2,50,000 यूनिट बेचती है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या होगा। और नेट प्रॉफिट का फार्मूला मैंने आपको पहले से लिखवाया हुआ है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, टीसीएम, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स एफ ओ एच, फिक्स्ड एफ ओ एच। अब फिक्स एफ ओ एच जो है उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात कर लेते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन का भी अपना फार्मूला होता है, और वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं, 2,50,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये 10 लाख हो जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी हमें जो है ना वो फिक्स कॉस्ट जो है वो प्रॉपरली तौर पर नहीं दी हुई, लेकिन हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या है। उसका फार्मूला क्या होता है, ओ ए आर। ओ ए आर मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल एक्टिविटी। एक्चुअल एक्टिविटी। एक्चुअल एक्टिविटी। ये फार्मूला नोट डाउन कर लें, ये आपके बार बार काम आएगा। अब देखें, ओ ए आर तो हमारे सवाल के अंदर कितना दिया हुआ है, 2 रुपये दिया हुआ है, या $2 दिया हुआ है। ठीक है ना, $2 दिया हुआ है। लेकिन हमारे पास एक्चुअल एक्टिविटी नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वही जो नॉर्मल एक्टिविटी है वही हमारी एक्चुअल एक्टिविटी है। ठीक है। अब ये 2 लाख जरब 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 लाख। ठीक है। और हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, 10 लाख।
तो 10 लाख में से 4 लाख माइनस करें तो बाकी कितना बचता है? 6 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा? 6 लाख। अगर हम 2,50,000 यूनिट बेचते हैं तो फिर हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा? 6 लाख रुपए। और इस लिहाज से हमारी जो ऑप्शन क्लिक करती है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारी क्लिक करती है। वो कहता है कि जी अगर हम 2,50,000 यूनिट बेचते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा? 6 लाख रुपए। आपने सिर्फ ये वाला फार्मूला याद करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से ये वाला फार्मूला याद रखना है और इसी के जरिए सारी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। 4 पे हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 यूनिट पे है। कितने यूनिट बेचे हैं? 2.5 लाख। 2.5 लाख ज़रब 4, 10 लाख। और फिक्स एफ एच सवाल में नहीं दी हुई लेकिन हम खुद कैलकुलेट करेंगे। और फिक्स एफ एच को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? ओ ए आर मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या एक्चुअल एक्टिविटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने? एक्चुअल एक्टिविटी लिखा हुआ है। एक्चुअल एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। और एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस सवाल में तो नहीं दिए हुए लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि यही आपके जो है ना वो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड हैं। हम क्या करेंगे? 2 लाख ज़रब 2 से ज़रब देंगे तो आपका 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख आपकी फिक्स कॉस्ट है। 10 लाख रुपए आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो बाकी जो बचता है 4, 6 लाख। 6 लाख आपका क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा। और इस लिहाज से हमारी जो ऑप्शन बीटा है वो लॉक होती है। और ऑप्शन बीटा के लिहाज से हमारे सवाल सही है। चलिए जी आगे चलते हैं। Question number 151. A company manufactures and sells single product. For this month, the budget fixed production overhead are 48,000. आपके जो बजटेड फिक्स ओवरहेड्स हैं वो 48,000 हैं और बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? 12,000 यूनिट्स है। और हम इसी दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ओ ए आर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा ओ ए आर क्या होगा? 48,000 डिवाइडेड बाई 12,000। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। 4 पर यूनिट आपका ओ ए आर है। ठीक है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है आपका? 4। ठीक है। और आपकी जो सेल्स है वो 11,720 यूनिट सेल्स की है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं आपको पिछली अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यही ये जितनी 2 लाइनें मैंने पढ़ी हैं इसके लिहाज से एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। वो अपने गौर से सुननी है। आपकी प्रोडक्शन कितनी है? 12,000। आपकी सेल्स कितनी है? 11,720। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन सेल्स। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो सेल्स कम हो तो फिर इसका मतलब क्या होता है? एंडिंग इन्वेंट्री प्रिसिस्ट करती है। और जब एंडिंग इन्वेंट्री प्रिसिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड ज्यादा प्रॉफिट शो करेगा और मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड कम प्रॉफिट शो करेगा। ये वाली लाइन आपने बार बार इस चैप्टर में याद रखनी है। whenever the production is greater than sales, this figures, this phenomena express that absorption costing profit is greater than the marginal costing profit. And whenever the absorption costing profit uh, shows greater profit than marginal costing, then it is also known that the ending inventory will be greater than opening inventory. एंडिंग इन्वेंट्री हमेशा ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। द कंपनी करंटली यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कंपनी इस वक्त एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज कर रही है। जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही है तो फिर क्या होगा? मेरी बात सही साबित होगी कि प्रोडक्शन ज्यादा है सेल्स कम है, प्रॉफिट ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, मार्जिन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा। और फिर उसने खुद भी लिख दिया है कि कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी सही, ये जो मैंने बात की थी वो बिल्कुल सही साबित हुई कि कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज करती है। ठीक हो गया? अब देखिए आगे चलते हैं। इफ द कंपनी यूज्ड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल, अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज करती, किया नहीं है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज किया, अगर करती इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करती फॉर दिस मंथ, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द बजटेड प्रॉफिट? अब आपको मैंने एक लाइन पहले बता चुका हूं। वो क्या लाइन बताया है
कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी हम वो कहता है कि अब मुझे ये कैलकुलेट करके बताएं कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करें तो प्रॉफिट क्या होता। तो ये बात याद रखने, प्रॉफिट कम होगा। जितना भी प्रॉफिट होगा ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, उससे मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा। पहली बात तो ये साबित करनी है हमने, और ये बात याद भी रखनी है कि आंसर हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का छोटा होगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का आंसर बड़ा। चले, अब ये देखें, मैंने आपके साथ पहले भी एक क्वेश्चन में एक फार्मूला शेयर किया था, अब दोबारा शेयर करता हूं कि चेंज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई ओ ए आर, ओ ए, ठीक है। अच्छा, अब चेंज इन इन्वेंट्री क्या है? 12,000 प्रोडक्शन है, 11,720 सेल्स है, तो फिर चेंज इन्वेंट्री कितनी हुई? 12,000 माइनस 11,720, तो ये एंड इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 280। हमारे क्वेश्चन के अंदर ओ आर कितना है अभी बताया मैंने आपको कि 48,000 बजटेड एफओच है, 12,000 जो है वो आपकी क्या है, बजटेड प्रोडक्शन है। 48,000 तकसीम 12,000, तो आपका ओ आर कितना निकल आएगा? 4। ओ आर कितना होगा? 4। अब हम इस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आता है? 280 × 4, 1120। आंसर क्या आया? 1120। और ये 20 क्या है? चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट। इट मीन्स कि अगर हमारा सवाल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना तब्दील होगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जगह पे मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करेंगे तो कितना तब्दील होगा? 1120। और 1120 तब्दील होने का मतलब क्या है कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो कम प्रॉफिट शो करेगी। कम प्रॉफिट शो करने का मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट से कम होगा। कितना कम होगा? 1120। इस लिहाज से आपकी कौन सी ऑप्शन क्लिक करती है? ऑप्शन बी क्लिक। ये वाला फार्मूला आप याद कर लें। मैं पहले बता रहा हूं कि ये वाला फार्मूला आपके अगले सारे क्वेश्चंस में आएगा, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप अभी भी ये फार्मूला याद कर लें, इस फार्मूले को अप्लाई करना सीख लें, तो आपके ये सारे अगले क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। चेंज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई ओ ए आर। ओ ए आर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। और चेंज इन इन्वेंट्री क्या है? आपकी प्रोडक्शन है, आपकी कितनी है? 12,000। आपकी सेल्स कितनी है? 11,720। आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 280। 280 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो आंसर आया था 1120। हमने ये थ्योरी पढ़ी हुई है कि अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर यूज करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्जिन कॉस्टिंग यूज करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तो प्रॉफिट का आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें ये पता है कि चूंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा, तो कम कितना होगा? 1120 रुपये कम होगा। और हमें उसने यही पूछा हुआ है पूरी 4 के 4 ऑप्शंस में कि प्रॉफिट जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग का कम होगा, ज्यादा होगा, कितना होगा, कितना नहीं होगा, वो आपसे पूछा हुआ है। फिगर तो हमने कैलकुलेट कर ली है कि 1120 जो है ना हमारी फिगर है, लेकिन हमें ये पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होता है। और कम का मतलब क्या है कि हमारा आंसर जो है ना वो 1120 रुपये लोअर ही हमारा आंसर फिट इन होगा। कभी भी 1120 रुपये हायर नहीं होगा। अगर यहीं पर वो कहता कि जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करना चाह रहे हैं, तो फिर हमारा आंसर क्या होता है? 1120 रुपये हायर। लेकिन अगर मार्जिन कॉस्टिंग यूज करना चाह रहे हैं, तो पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते थे, अब मार्जिन कॉस्टिंग यूज करना चाह रहे हैं, तो अब हमारा आंसर क्या होगा? लोअर होगा। और इस लिहाज से हमारी ऑप्शन बीटा जो है वो लॉक होती है। चलें, इसको नोट डाउन कर लें और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
चलें, ये फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ सवाल आपको हल करवाऊंगा ताकि ये जल्दी जल्दी जो है ना वो आपका टाइम भी बचे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी पूरी हो जाए और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। चलें, 152 कैलकुलेट करते हैं। वाओ, मैं पहले से बता देता हूँ कि 152 जो है वो रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन हमने किताब में से सॉल्व किया है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको खुद भी कैलकुलेट करना आ जाएगा। व्हेन ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 8500, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 8500 है, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री 6750 है। आप देखें जरा, शुरू से ही अंदाजा लगाएं। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर एंडिंग इन्वेंट्री से ज्यादा होती है ना, तो फिर क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर ज्यादा होगी, एंडिंग इन्वेंट्री कम होगी, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री कम होगी, एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब देखें जरा, मेरी जो बात मैंने की है इसको जेल में रखना है और फिर आगे सवाल पढ़ते हैं। अ फर्म हैड प्रॉफिट ऑफ 62,100 रुपये यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। वो कहता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए प्रॉफिट जो है वो 62,100। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूँ। मैं दोबारा आपको ये जहां तक जो पढ़ लिया है हमने, मार्जिनल कॉस्टिंग तक जो पढ़ लिया है, मैं इस बात को दोबारा करता हूँ। नोट डाउन कर लें। वेन एवर द ओपनिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन द एंडिंग इन्वेंट्री, दिस मैकेनिज्म विल डेमोन्स्ट्रेट दैट marginal costing profit will be higher than the absorption costing profit। जी, नोट कर लिया। अब हम इसको मजीद पढ़ते हैं। वो कहता है एज्यूमिंग दैट द फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 3। वो कहता है कि OAR आपका क्या है, 3 है। व्हाट वुड बी द प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो कहता है कि अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करेंगे तो फिर आपका प्रॉफिट क्या होगा। बहुत आसान फार्मूला, नोट डाउन करें। मैं यहां पर लिखता हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। अच्छा, ये सवाल कल हमने कैलकुलेट किया था। ये सवाल हमने पिछले सेशन में जो है ना वो कैलकुलेट किया था। ये तो मैं अब दोबारा हल कर रहा हूँ, आप जरा देखना। किताब में भी यही सवाल दिया हुआ है, बाई चांस यही सवाल दिया हुआ। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना है, 62,100। और मैंने क्या कहा था कि चेंज इन इन्वेंट्री क्या है, 8500 माइनस 6750। चेंज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई OAR, मल्टीप्लाई बाई OAR। ठीक है। अच्छा जी, चलें। अब आपका क्वेश्चन के अंदर चेंज इन्वेंट्री कितनी है, 8500 माइनस 6750। 8500 माइनस 6750। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई OAR कितना है आपका, 3। मल्टीप्लाई बाई 3। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो आपके सामने OAR ही लिख रहा हूँ। ओ सॉरी, OAR की फिगर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि जो है ना डायरेक्ट सवाल ही हल करें। तो OAR कितना है, 3 है। ठीक है। अच्छा, और ये 62,100 ऐसे का ऐसा उतर आएगा। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, 1750 ज़रब 3 टोटल कितना हो गया, 5250। ये 5250 रुपये हमने क्या करना है, माइनस कर देना है। जब कभी भी हमारे सवाल के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी, एंडिंग इन्वेंट्री कम होगी, तो हमने क्या करना है, OAR से मल्टीप्लाई करके ये फिगर जो है वो यहां से माइनस कर देनी है। माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले ये आंसर था मार्जिनल कॉस्टिंग का, अब इसी को माइनस करने से आंसर आ जाएगा 62,100 माइनस आंसर। आंसर आ जाएगा 56,850। 56,850। अब देख लें, जब कभी भी ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो, एंडिंग इन्वेंट्री कम होगी, तो मार्जिन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। और
जब ये ज्यादा होगा तो जाहिर है अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है ना वो कम होगा। तो अब देखें ये जो प्रॉफिट का आंसर आया है ये आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आया है। अब ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है। और हमारी थ्योरी के मुताबिक वेन एवर द ओपनिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन द एंडिंग इन्वेंट्री, द रिजल्टिंग प्रॉफिट फिगर ऑफ द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी लोअर देन द मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर 12,000 है तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की से कुछ कम ही होगी, और देखें कम ही है, 56,850 रुपये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है। तो चलें, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 56,850। वो आपसे यही पूछ रहा है कि अगर 56,800, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट यूज करेंगे तो फिर आंसर क्या होगा, 56,850। ठीक हो गया, ये है आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे चलते हैं। वो कहता है कंपनी हैज एस्टेब्लिश अ मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट ऑफ 72,300, ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 300 यूनिट्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 750। लें जी, अब जरा अपने माइंड में जरा अपना माइंड का कैलकुलेटर दौड़ाएं और मुझे बताएं कि एक कंपनी है जो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती है, और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है ना 72,300 है, और मैकेनिज्म भी यही है कि ओपनिंग इन्वेंट्री कम है, एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री कम होगी, तो प्रॉफिट का फिगर किसका बड़ा होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। और अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी, एंडिंग इन्वेंट्री थोड़ी होगी, तो फिर प्रॉफिट का फिगर किसका ज्यादा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो अब देखें यहाँ पर जो मैकेनिज्म तो दिया हुआ है, एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट का फिगर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का आंसर जो है वो 72,000 है, तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का आंसर 72,000 से ज्यादा ही होगा। अब वो ज्यादा क्या होगा, वो ज्यादा जो है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्री, change in inventory, in inventory multiply by OAR is equal to change in profits, change in profits। अच्छा जी, चेंज इन्वेंटरी कितनी है, ओपनिंग इन्वेंटरी है 300, एंडिंग इन्वेंटरी कितनी है 750। ठीक है, ओएआर कितना है, इस सवाल में ओएआर 5 रुपए दिया हुआ है। तो 300 - 400, 750, 450 हो जाएगा, 450 जरा 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2250। 2250 प्रॉफिट में तब्दीली कितनी होगी, 2250। अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो है 72,300, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट क्या होगा, 72,300 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा। तो पहले से मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना है, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है 72,300। तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू ये। अब उसमें प्लस करेंगे 2250, तो 2250 प्लस करने से अब हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 74,550। 74,050। तो अब ये किसका प्रॉफिट हो जाएगा, एसीपी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट।
और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना होगा? 74,550। यहाँ पे ढूंढें तो पता चलेगा ऑप्शन सी जो है वो 74,550 है, और यही आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है। क्वेश्चन मैं अगेन बोल देता हूँ कि इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या होगा। तो हमने इस थ्योरी के जरिए ये पता चलाया कि whenever the ending inventory is greater than the opening inventory, the resulting profit will be higher in case of absorption costing and lower in case of marginal costing. Check. 154 बहुत आसान सवाल। ये आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। मैंने बहुत सारी बातें अब तक जितनी भी बोली हैं आज के सेशन में, वो अगर सारी की सारी बातों को अगर आप नोट डाउन कर चुके हैं तो ये जो 154 है इसका जवाब बड़ी आसानी से दे सकेंगे। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड्स अलाउंस फॉर द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। वो कहता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर फिक्स प्रोडक्शन का एलिमेंट अगर शामिल कर लें तो वो कौन सा बनता है? मार्जिनल कॉस्टिंग बनता है या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनता है? तो जल्दी से आप भी जवाब दें, मेरे मुताबिक इसका जवाब क्या बनता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। वो कहता है कि जी जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है ना, वो हर नई यूनिट के ऊपर जितनी कॉस्ट में जितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती है, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एक यूनिट ज्यादा पैदा करना है तो एक एक यूनिट ज्यादा का रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, वेरिएबल एफर्ट्स लगेंगी। अगर प्रोडक्शन घटानी है तो कॉस्ट घट जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ानी है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे ही जो है ना वो कॉस्ट चेंज होती है, चेंज होने के नाम को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये था इसका जवाब। एक मजीद एक्स्ट्रा यूनिट पैदा करने के ऊपर जो कॉस्ट अदा की जाती है वो कौन से मेथड में अदा की जाती है? तो वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। चलें जी, अब जो नीचे डाटा दिया हुआ है वो कहता है कि जो नीचे डाटा दिया हुआ है वो दो सवालों का जवाब देगा। 155 का जवाब भी देगा, 156 का जवाब भी देगा। कौन सा डाटा? ये ये देखें जरा। ये जो डाटा है ना आपका, यहां से लेके यहां तक, ये डाटा आपके दो सवालों के जवाब देगा। 155 का जवाब भी देगा, 156 का जवाब भी देगा। और ये बात याद रख लें कि ये उसने जो डाटा दिया हुआ है ये थाउजेंड्स में दिया हुआ है। थाउजेंड्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 45 लिखा हुआ है तो ये सिंपल 45 नहीं है, 45,000 है। ठीक है? जितनी भी फिगर्स हैं ये सारी थाउजेंड्स में है। ये जो नीचे फिगर दी हुई है 30, ये 30 नहीं है, 30,000 है। ये 75,000, ये 25,000 है। तो इस तरीके से आपने डाटे को पढ़ना है। अब जरा थोड़ा सा डाटे को अगर देखें तो लिखा हुआ है कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 45,000 है। ठीक है, मान लेते हैं। फिर लिखा हुआ है फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 30,000 है। मान लेते हैं कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 30,000 है। अच्छा, ये 30,000 रुपये है, ये बात ध्यान में रखनी है, बार बार बता रहा हूं। फिर क्या कहता है? प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर 750 बोट्स। ये कुछ कश्तियां बनाते हैं तो कश्तियां 750 कश्तियां बनाने की जो कॉस्ट है वो 75,000 है। 750 कश्तियां बनाएंगे तो फिर 75,000 अदा करेंगे। और वो कहता है कि जी 750 में से 250 कश्तियां बची पड़ी हैं, बनी बनाई बची पड़ी हैं। तो जरा कॉमन सेंस दौड़ाएं जरा और पता करके मुझे बताएं कि अगर 750 बनाई हैं, 250 बची पड़ी हैं, इसका मतलब बाकी 500 किधर गई हैं? बाकी 500 बेच दी हैं। और देखिए ये लिखा भी हुआ है कि जी हमने प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 500 सोल्ड, वो जो 750 बनाई थी उसमें से 250 बचा ली हैं, तो बाकी 500 किधर गई हैं? 500 हमने बेच दी हैं। ये देखिए ये बेच दी हैं। और जो बेची हैं वो कितने की बेची हैं? 50,000 रुपए की बेची हैं। 50,000 रुपए की बेची हैं, ये बात ध्यान में रखें। फिर वो कहता है कि जी वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट वो 5,000 है। सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 5,000 है। और फिक्स सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 25,000 है। ठीक है? और आपका प्रॉफिट कितना है? अच्छा, यहां पर ये बता दूं कि 50 जमा 5 जमा 25, ये टोटल क्या हो जाएगा आपका? 80। टोटल क्या है? 80। और आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 10 रुपए। 10 रुपए नहीं है, 10,000 है। आपका प्रॉफिट कितना है? 10,000। ठीक है? साथ ही वो कहना चाह रहा है कि आपका सेल्स रेवेन्यू कितना है? 90,000।
ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है ना वो कैलकुलेशन और ये डाटा बन गया कि आपकी जो सेल्स रेवेन्यू है वो 90,000 है। इसका मतलब है क्या है, पी पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू। आप बता सकते हैं कि क्यू कितना है? क्यू मीन्स क्वांटिटी, कि कितने यूनिट बेचे हैं। क्यू का मतलब है 500 यूनिट। और पी का मतलब क्या हुआ, मालूम कर लेते हैं अभी। ये तो है 500, और ये क्या है, 90,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 90,000 कब आया होगा, जब 500 को प्राइस से मल्टीप्लाई किया होगा। 500 क्या है, क्वांटिटी, और प्राइस नहीं पता। तो नहीं पता तो हम मालूम कर लेते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आंसर आया होगा। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्राइस क्या हो जाएगी, 90,000 तकसीम 500। हमने एक यूनिट कितने का बेचा है, 180 का बेचा है। यहां पर ये डाटा मैंने आपको समझा दिया है, जितना डाटा मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब जरा देखें वो पूछ क्या रहा है। वो कहता है व्हाट वुड बी द बजटेड प्रॉफिट इफ द मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम वर यूज्ड। वो कहता है कि जी अगर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते तो नेट प्रॉफिट क्या होता। ऑलरेडी क्या यूज कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं। ये जो ये डाटा दिया हुआ है इस कंपनी ने, ये कंपनी कौन सा मेथड यूज करती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करती है। और वो कहती है कि जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज करते हुए हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, 10,000 कमाया है। कितना प्रॉफिट कमाया है, 10,000 कमाया है। और वो कहती है कि जी अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करेंगे तो फिर कितना प्रॉफिट होगा। वैसे तो इस सवाल का आंसर जो है वो दो तरीकों से दिया जा सकता है, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। ठीक है, लॉन्ग मेथड क्या है और शॉर्ट मेथड क्या है, मैं आपको पहले आज लॉन्ग मेथड के जरिए करके सिखाता हूं, ताकि आपको जो है वो शॉर्टकट की भी आदत ना पड़े। आपको मुकम्मल मेथड भी आना चाहिए। तो जरा करते हैं, हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं, और उसके जरिए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड यूज करते हुए प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट कितना होगा। चलें जी यहां पर आते हैं। हमारी सेल्स कितनी है, सेल्स हमारी वैसी की वैसी रहेगी। सेल्स कितनी है, 90,000। ये आपने 90,000 हमेशा पक्का करना है, क्योंकि चाहे कोई भी मेथड हो सेल्स तो आपकी वैसी की वैसी रहती है। माइनस, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। मैं कॉस्ट ऑफ सेल को COS लिख रहा हूं, COS, कॉस्ट ऑफ सेल। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। फिर मैं देखता हूं कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, क्वेश्चन में नहीं दी हुई। वो क्या है, 0। आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP लिख रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कितनी है, मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 यूनिट प्रोड्यूस की है। कहां से पता चला, आपके डाटे में लिखा हुआ है 750 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 45 है। जरा करें, 750 जरा 45, ये हो जाएगा 33,750, 33,750। ठीक है, अच्छा, और इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें। मैं शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए सिर्फ। 250 जरब 45, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 11,250। आप भी साथ साथ करते रहें मेरे साथ। ये 11,250 कैसे कैलकुलेट किया मैंने आपके सामने,
कि दो 750 में से 500 यूनिट बिक गई, बाकी कितने यूनिट रह गए? 250। तो 250 क्या होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? और वही 45,000 तकसीम 750, 60 है। सॉरी 60। सॉरी 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 सॉरी। 60 × 45। 45,000। ये हो जाएगा 45,000। एज इट इज लिखना था मैंने भी। 45,000। ठीक है। और ये क्या करना है? ये माइनस करना है। और माइनस कैसे करना है? 45,000 तकसीम 750 ज़रब 250। तो ये हो जाएगा 15,000। ये क्या हो जाएगा? 15,000। तो अब आपकी, मैं इसको रेज कर देता हूँ, बार बार कंफ्यूजन होगी। एक दफा कंफ्यूजन हो चुकी है, बार बार नहीं कंफ्यूजन करनी, नहीं तो फिर सवाल गलत सॉल्व होगा। जी। तो ये क्या थी? क्लोजिंग इन्वेंट्री थी ना? क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा जी, ये माइनस कर देती। तो ये रह जाएगा 30,000। आपकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी? 30,000। और ये बाकी कितना बच जाएगा? 60,000। जी, यहां तक आप पिछला ही जो मैंने सिखाया था वही चल रहा है। माइनस वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। मैं VSE लिख रहा हूं। VSE का मतलब क्या है? वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो है ना, उसने खुद ही 5,000 पे दे दिए, मैं भी 5,000 पे यहां से माइनस कर रहा हूं। और इस तरह आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और वो कितना आ जाएगा? 55,000। ठीक है। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। मैं यहां पर फिक्स कॉस्ट को FC लिख रहा हूं, और इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं। मैं यहां पर प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट लिख रहा हूं, PFC। और PFC कितनी है? यहां पर देखिए जरा, हमारे सवाल के अंदर PFC है 30,000। ठीक है। ये 30,000 ये ले लेता हूं। और NPFC, नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट, NPFC, नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट, ये सवाल के अंदर 25,000 पे दी हुई है, ये 25,000 ले लेते हैं। और ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 55,000। ये यहां पे मैं टोटल कर रहा हूं 55,000। 55,000 ही कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, 55,000 ही हमारी कॉस्ट है। तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? NP क्या हो जाएगा? नील। आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत नेट प्रॉफिट है वो 0 है। बहुत सारी जनरलाइजेशंस, बहुत सारी नॉलेज की लाइनें जनरेट हो चुकी हैं, जो कि आपको फिर याद करवा रही हैं कि whenever the company use absorption costing, profit will be higher than the marginal costing। साबित हो गया है।
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए आपका प्रॉफिट कितना नजर आ रहा था? 10,000। मार्जिन कॉस्टिंग के जरिए कितना नजर आ रहा है? जीरो। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है और मार्जिन का कम है। वजह, अभी वजह नहीं बोली मैंने। वजह क्या है? द ओपनिंग इन्वेंट्री इज जीरो and ending inventory is 15,000. Whenever the ending inventory is greater than the opening inventory, the absorption costing profit will be higher than the marginal costing. और ये बातें मैं बार बार कर चुका हूं और ये साबित भी हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती है तो उसका नेट प्रॉफिट क्या होगा? जीरो। अब जरा जल्दी से 155 की चारों ऑप्शंस को खंगालें और उसमें से चेक करें कि आपका जवाब क्या होगा। क्या अल्फा के मुताबिक 22,500 लोअर होगा? नो। बीटा के मुताबिक 10,000 लोअर होगा? यस। देखें, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट किससे कितना कम है? 10,000 कम है ना। तो जो 10,000 कम है, तो 10,000 कम कैसे है? उस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट 10,000 है, मार्जिनल कॉस्टिंग का जीरो है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 10,000। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट 10,000 कम है, तो जवाब पूरा क्या बन जाएगा? 10,000 लोअर। और 10,000 लोअर के लिहाज से आपकी ऑप्शन बी लॉक हो रही है। आपका जवाब क्या है? ऑप्शन बीटा, 10,000 लोअर। जी, ये था आपका सवाल जिसके जरिए आपने ये वर्किंग की और आपने अपने सवाल का जवाब दिया। चलिए हम आगे चलते हैं। 156 पे जरा लुक फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि जी 156 में क्या पूछ रहा है। वो कहता है assuming that the at the end of the first month the unit variable cost and the fixed cost and selling price for the month were in line with the budget and any inventory was valued at the same unit cost as in the above budget. However, if the production was actually 700 units and sales 600 units, what would be the reported profit using absorption costing? वो कहता है कि absorption costing method यूज करें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज करें, लेकिन बाकी सब कुछ वही होगा। सिर्फ ये है कि आपके जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हैं वो 750 की जगह पे 700 हो जाएंगे और आपके नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 500 की जगह पे 600 हो जाएंगे। और आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए दोबारा इनकम स्टेटमेंट बनाएं और दोबारा बनाने के बाद बताएं कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा। लें जी, अब हम अपने सवाल को जो है ना वो थोड़ा सा अमेंड करने जा रहे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इसको पहले वाले को इरेज करते हैं और हम अपना नया सवाल सॉल्व करते हैं और इसके जरिए जवाब ढूंढते हैं। आप भी ट्राई करें ना। मैं तो कर ही दूंगा सवाल, सवाल मैं सॉल्व कर दूंगा आपको। लेकिन बात यह है कि असल में तो आपने सीखना है। असल में तो आपने जो है ना वो चीज़ों को सीख के और मुझे बताना है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। जितना नहीं आता वही 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 मैं करवाऊंगा ना आपको। चले, तो सेल्स तो वही 90,000 ही रहेगी, ये बात याद रख लें। हाँ, एक बात जो है ना वो हमने अमेंड करनी है, वो ये है। मैं बल्कि इसको भी फिलहाल थोड़ी देर के लिए इरेज कर लेता हूँ। देखें, आपकी सेल्स थी 90,000, ठीक है। लेकिन उस वक्त कितने यूनिट बेच रहे थे? उस वक्त 500 यूनिट बेच रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 90,000 तकसीम 500 यूनिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी थी? 180। लेकिन अब कितने यूनिट बेच रहे हैं? 600 यूनिट बेच रहे हैं। तो अब आपकी जो टोटल सेल हो जाएगी वो 1,08,000 हो जाएगी। आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी? 1,08,000। ये जरा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें कि ये मैंने 1,08,000 कैसे कैलकुलेट किया। तो ये बात याद रख लें, मैं आपको वर्किंग करके दिखा देता हूँ। वर्किंग क्या है आपकी? मैं सेल्स की वर्किंग यहां पे करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं जगह बचा रहा हूँ। हमने कहा कि 90,000 रुपए की सेल की थी पिछले सवाल में। लेकिन ये जो 90,000 रुपए की सेल थी ना, इसके जो यूनिट सोल्ड थे वो 500 थे। इसका मतलब क्या हुआ था कि 500 पे तकसीम करें तो एक यूनिट की सेल्स प्राइस कितनी हो जाएगी? 180। 180 रुपए का एक यूनिट बेच रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि अब 500 यूनिट नहीं बिकेंगे, अब 600 यूनिट बेचेंगे, तो 600 से जरब दे दें। तो अब आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी? 10,000, 10,08,000, 1,08,000 हो जाएगी। ये है आपकी सेल। अब नए सवाल के मुताबिक 156 के मुताबिक आपकी सेल्स कितनी है? 1,08,000। यहां पर आप थोड़ा सा
पॉज लें और समझें कि ये मैंने क्या किया है। अब आगे चलते हैं। माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, COS। लेकिन एक बार याद रखनी है यहां पे, ओपनिंग इन्वेंट्री अभी भी, OI अभी भी जीरो ही है, ओपनिंग इन्वेंट्री। लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, ये जरा गौर से सुने। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 45,000 है, ठीक है। तकसीम, कितने यूनिट थे, 750, जरब 700। अब ये कितनी हो जाएगी, 42,000 हो जाएगी। अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, 42,000। मैंने इसके साथ भी वही काम किया है। पहले थी 45,000, मैं यहां पर वर्किंग कर देता हूं। पहले थी 45,000, और उस 45,000 के जरिए कितने यूनिट बनते थे, 750। 750 पे डिवाइड कर दिया, तो एक यूनिट की कॉस्ट निकल आई। अब एक यूनिट की कॉस्ट भी बता देता हूं आपको। आप भी क्या याद करेंगे, 45,000 तकसीम 750, एक यूनिट की कॉस्ट है 60 रुपए। तो पहले तो हम 750 यूनिट पैदा कर रहे थे, अब कितने पैदा कर रहे हैं, अब हम 700 यूनिट पैदा कर रहे हैं। तो 700 यूनिट पैदा कर रहे हैं, तो फिर 700 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, 42,000। तो अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, 42,000। अब हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, FCP। FCP क्या होगी, अच्छा जी, पहले हम 30,000 पे चार्ज करते थे, कितने यूनिट पे, 750 यूनिट पे। अब कितने यूनिट पे चार्ज करेंगे, 700 यूनिट पे। तो अब कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 28,000। ये कितनी हो जाएगी, 28,000। अच्छा, ये बात याद रख लें कि ये जो 28,000 है, ये आपकी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है। पिछले चैप्टर में हमने इसका एक लफ्ज पढ़ना सीखा था, फिक्स एफओएच एब्जॉर्ब भी कहती हैं, फिक्स एफओएच अप्लाइड भी कहती हैं। तो अप्लाइड एफओएच कितने हैं, 42,000 एक है, 42,000 वेरिएबल हैं, और 28,000 पे फिक्स हैं। दोनों को मिला के कितना हुआ, 70,000। ठीक है। अब यहां पर देखें जरा, हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस भी करनी है, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है। अब देखिए जरा, 42 + 28, 70,000। 70,000 तकसीम 700, और कितने यूनिट बच रहे हैं, 700 बना रहे थे, 600 बेच रहे हैं, बाकी कितने बच रहे हैं, 100। तो जरब 100, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपए की हो जाएगी। 10,000 रुपए की क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। तो अब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो जाएगी, 42 + 28, 70। 70 - 10, 60। ये 60,000 आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी। और आंसर कितना आ जाएगा, 48,000। ठीक है। ये, इसके बाद हम एडजस्टमेंट करते होते हैं ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड की। अब जरा जल्दी से मुझे सोच करके बताएं कि हमने जब 750 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, तो हमने कितने एफओएच एब्जॉर्ब किए थे, 30,000। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने एफओएच कितने एब्जॉर्ब किए थे। ये देखें, ये 30,000 पे हमने जो है वो एब्जॉर्ब किए थे। अब हम अपने सवाल में कितने एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 28,000। इस दफा कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं या इस दफा ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इस दफा कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और कितने कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 2,000। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अंडर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। मैं एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं ताकि टाइम भी बचे, और मुझे लिखने में भी जो है ना वो जरा टाइम ना लगाना पड़े। यू से अंडर, ए से एब्जॉर्ब, ओ से ओवर, एच से हेड। अंडर एब्जॉर्ब ओवर हेड, 2,000 पे कम एब्जॉर्ब किए हैं, तो ये फिर माइनस कर देते हैं। ठीक है। जब माइनस कर देंगे, तो देखें,
48 में से 2000 माइनस करते हैं तो बाकी कितना बचेगा? 46,000। ये जो 46,000 है ना, ये अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये क्या है आपका? ग्रॉस। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या करना है? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करनी है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करनी है। क्यों? प्रोडक्शन कॉस्ट तो ऊपर भी माइनस हो गई है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगी, अब सिर्फ नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट रह गई है। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में सबसे पहले है वेरिएबल कॉस्ट और फिर है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो पहले ही 5,000 थी, अब भी 5,000 ही होगी। नो, बिल्कुल नहीं। पहले 5,000 थी, किस लिहाज से? 5,000 तकसीम 500 यूनिट, लेकिन अब कितने बेच रहे हैं? 600 यूनिट। तो ये कितनी हो जाएगी? 6,000 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 6,000। ये बात मेरी समझ आ रही है ना? पहले हम 5,000 अदा करते थे 500 यूनिट के लिए। वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर यूनिट बढ़ जाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, यूनिट घट जाएंगे तो कॉस्ट घट जाएगी। पहले हम 500 यूनिट बेचते थे तो 5,000 अदा करते थे, अब 600 यूनिट बेचेंगे तो कितने अदा करेंगे? 6,000 अदा करेंगे। और उसकी वर्किंग कैसे कर लेंगे? 5,000 को तकसीम करेंगे 500 से और मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 से, तो आंसर आ जाएगा 6,000। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमारी फिक्स कॉस्ट वो सवाल में पहले से दी हुई है, वो कितनी है? 25,000। अब हमारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो गई है? 6 × 25, 31,000। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पहले से कितना दिया हुआ है? 46,000। 46 में से अब आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15,000। अगर हम अपनी प्रोडक्शन भी चेंज कर लेते हैं, सेल्स भी चेंज कर लेते हैं, तो अब आपका नेट प्रॉफिट उसके चेंज करने से कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं और आपका प्रॉफिट 15,000 है, तो इस लिहाज से आपकी कौन सी ऑप्शन जो है ना वो फिट होती है आपकी? एक मिनट में जरा थोड़ा सा इसको इधर ऊपर नीचे कर लूं ताकि मुझे नजर आने में आसानी हो। देखें जी, हमारी 156 के लिहाज से ऑप्शन डेल्टा जो है वो लॉक होती है। आपकी ऑप्शन डेल्टा जो है वो लॉक होती है, इस लिहाज से क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत 15,000 है, तो इस लिहाज से आपकी जो ऑप्शन है वो डेल्टा लॉक होती है। चलें, इसको समझ लें। इसमें से कोई भी चीज़ मुश्किल लग रही हो तो आप एक दफ़ा मेरे इसी लेक्चर को दोबारा सुन लें। इसी लेक्चर मीन्स 156, क्वेश्चन नंबर 156 को ही रिपीट सुन लें तो आपको ये बेहतरीन समझ आ जाए। ठीक है? चलिए मैं इसको रेज करता हूँ, अगले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 157। अ न्यू कंपनी है सेटअप अ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। एक नई कंपनी है, उसने अपना मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम जो है ना वो सेटअप किया है। एंड हैज अ बजटेड कंट्रीब्यूशन फॉर द पीरियड 26,000। और उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 26,000 कैलकुलेट हुआ है। थोड़ी देर के लिए मैं जरा यहाँ पे पॉज लेता हूँ और यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप जरा अपना फार्मूला अपने माइंड में दौड़ाएं जरा कि क्या फार्मूला है। तो क्या आया? यही फार्मूला है कि सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। जितनी सेल्स की है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो क्या आंसर आता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? 26,000 इस सवाल में। और 26,000 को कमाने के लिए हमने कितने यूनिट बेचे हैं? 13,000 यूनिट बेचे हैं। ये देखें जरा, ये 13,000 यूनिट बेचे हैं। ठीक है? एंड प्रोडक्शन कितनी है? 15,000। लो जी। अब जरा थोड़ी देर के लिए अपने पिछले कॉन्सेप्ट्स को जरा रिव्यू करें कि प्रोडक्शन ज्यादा है, सेल्स कम है, तो फिर क्या होगा? मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा कम शो होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या होगा? कम शो होगा। और इसी केस में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना शो होगा? ज्यादा शो होगा। मींस के मार्जिनल कॉस्टिंग का 26,000 है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का 26,000 से ज्यादा होगा। अब ज्यादा कितना होगा देखते हैं।
This level of production represents the firm's expected long-term level of production. The company's budgeted fixed production overhead cost is 3000 for the period. लो जी, आपका जो इस क्वेश्चन के अंदर जो बजटेड ओवरहेड्स हैं वो 3000 है, और यहीं पर ही देख लेने की बजटेड प्रोडक्शन कितनी है, 15000 है। तो हमारा ओ ए आर क्या हो जाएगा, ओ ए आर, वो क्या हो जाएगा, 3000 तकसीम 15000, 0.2 पर यूनिट, 0.2 पर यूनिट, ठीक हो गया। अच्छा, द वट वुड बी द बजटेड प्रॉफिट इफ द कंपनी वर टू चेंज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो कहता है कि अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ अगर इसको जो है ना वो चेंज करें तो फिर उसका प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, मींस कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या होगा। अब देखें जरा, हमने सिर्फ इतना ही करना है कि चेंज इन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, चेंज इन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई ओ ए आर। तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट, यही फार्मूला था ना। अच्छा अच्छा, चेंज इन्वेंट्री तो हमें पता है, कितनी इन्वेंट्री थी, 15000 प्रोडक्शन थी, सेल कितनी थी, 13000, तो इन्वेंट्री कितनी हो गई, 2000। ओ ए आर कितना है, 0.2, तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 400। इसका मतलब क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट में कितना फर्क है, सिर्फ 400 रुपए का है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि वेन एवर द प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन द सेल्स, द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा, एब्जॉर्प्शन को ज्यादा होगा, तो फिर एब्जॉर्प्शन का कितना ज्यादा होगा, 400 ज्यादा होगा। हमें ये पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है वो कितना पहले से दिया हुआ है, 26000 दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही है ना, 26000, सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन। और आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये देखिए सॉरी, 26000 दिया हुआ है, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करें 3000, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 23000। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट 23000 है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना ज्यादा होगा, 400 ज्यादा होगा। तो इसके अंदर अगर हम 400 जमा करें तो अब हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 23400, 23400। और ये किसका प्रॉफिट है, ए सी पी का। और इस लिहाज से हमारी ऑप्शन बी लॉक होती है। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन बी जो है वो 23400 आंसर प्रोड्यूस कर रही है। और ये बता रही है कि आप अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 23400। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट यूज करेंगे तो फिर कितना आंसर होगा, 23000 होगा। और डिफरेंस कितना है, सिर्फ 400 रुपये। ये वाला फार्मूला हर लिहाज से नोट डाउन कर लें, ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये फार्मूला लिख कर दिया। ठीक है, चलिए।
158 की तरफ मूव करते हैं। मेरा ख्याल है 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, इनको हम जल्दी जल्दी करते हैं। वो कहता है कि जी विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिन कॉस्टिंग के लिहाज से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू हैं। आपकी जो है ना वो तीन ऑप्शंस जो हैं वो दी हुई हैं। द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी कांस्टेंट इफ द सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है पर यूनिट के लिहाज से वो कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही बात की है। ठीक है। और दूसरी ऑप्शन में कह रहा है कि देयर इज ए नो अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, बिल्कुल ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो है ना वो अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब की बात नहीं की जाती, ठीक है। और फिर वो कहता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल गलत बात कह रहा है, ऐसी बात है ही नहीं। बल्कि मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड जो है वो डिसीजन मेकिंग करने के लिहाज से बिल्कुल जबरदस्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आपकी जो तीसरी इंफॉर्मेशन है, तीसरी लाइन जो है वो गलत लिखी हुई है। तो अब इस लिहाज से देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस जो है ना वो सही आंसर को शो करती हैं। अल्फा में 1 और 2 बिल्कुल ठीक है। बीटा में 2 और 3 गलत। चार्ली में 2 आधा जवाब है, आधा नहीं है, क्योंकि 2 ओनली लिखा हुआ है। और डेल्टा में 1 2 3 गलत। तो इसका मतलब ये कि आपकी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। इस लिहाज से आपकी ऑप्शन ए जो है अल्फा बिल्कुल ठीक है। मैंने भी बता दिया, आप इसको जरा दोबारा सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आपका जो आंसर अल्फा है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 159। अच्छा, 159 भी बिल्कुल वही सवाल है जिस तरह मैंने पहले सवाल करवाए हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी जो है ना वो आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। वो कहता है इन पीरियड अ कंपनी हैड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 31,000 ऑफ प्रोडक्ट जी एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 34,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 34,000 है। आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कम है, एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। प्रॉफिट बेस्ड ऑन द मार्जिनल कॉस्टिंग 8,50,500 है। प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 9,55,500, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री कम है, एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ना, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का आंसर ज्यादा होना चाहिए, वो वाकई ज्यादा है। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होना चाहिए, वाकई कम है। क्लियर हो गया? यहां तक ये 2 ढाई लाइनें समझ आ गई। फिर आगे देखें, इफ द बजटेड फिक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी फॉर द पीरियड इज 18,37,500, अगर बजटेड फिक्स कॉस्ट जो 18,37,500 है, व्हाट वाज द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। वो कहता है कि जी बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होगा। आपको पता है कि बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। जब कभी भी हम ओईआर कैलकुलेट करते हैं, ओईआर कैलकुलेट करने के लिहाज से आपका फार्मूला होता है बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाई बजटेड एक्टिविटी। बजटेड एफओएच तो सवाल में दिए हुए हैं, लेकिन बजटेड एक्टिविटी नहीं दी हुई, ठीक है। मैं जरा इस फार्मूले को लिखता हूं, क्योंकि हमने इस फार्मूले के जरिए ही ये क्वेश्चन हल करना है। ओ ए आर इज इक्वल टू बजटेड एफओएच। अच्छा, मैं बहुत आसान से तरीके से आपको जो है ना वो बात कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। गो के बहुत सारे तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका अपनाता हूँ ताकि जो है ना वो आपको समझ भी आ जाए और आप जिंदगी में कभी भी उसको अप्लाई करें तो वो रटा ना हो, बल्कि आप अंडरस्टैंड करके जो है ना उन चीज़ों को हल करें। बजटेड एक्टिविटी, यहाँ पर बजटेड एक्टिविटी का मतलब है बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि हम नंबर ऑफ यूनिट्स की बुनियाद पर ही जो है ना वो ए आर कैलकुलेट कर रहे हैं बहुत सारे सवालों में। बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक हो गया। तो बजटेड एफओएच तो है हमारे दिए में 18,37,500, लेकिन बजटेड एक्टिविटी नहीं दी हुई, वो हमने मालूम करनी है। क्वेश्चन क्वेश्चन का डाटा उठाएंगे और उसके जरिए मालूम करेंगे। फिलहाल मैं इसको डैश लगा देता हूं, और फिर इसके आंसर का नाम क्या होगा, ओ यार चले जी। आप जरा देखें, मैं वही जो 149 क्वेश्चन जो सॉल्व किया था ना, बिल्कुल उसी का ही फार्मूला आपके सामने रखता हूं। चेंज इन इन्वेंट्री क्या है, 31,000 एक इन्वेंट्री है। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व हल कर रहा हूं। जरब ओ ए आर, चेंज इन इन्वेंट्री जरब ओ ए आर।
अब ये देखें ओ ए आर सवाल में नहीं दिया हुआ, इसलिए फिर मैं लिख रहा हूं, नहीं तो मैं यहां पर अमाउंट पुट करता। और चेंज इन प्रॉफिट, अच्छा जी, चेंज इन प्रॉफिट क्या है? आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना है? 9,55,500 माइनस 8,50,500, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है। ठीक है। अब जरा जल्दी जल्दी कैलकुलेटर घुमाएं और मुझे बताएं कि 9,55,500 में से 8,50,500 माइनस करें तो कितना बाकी बचता है? ये है 1,05,000। इस साइड का डिफरेंस है 1,05,000। ठीक है। और इस साइड का क्या है? 3,000। और साथ क्या लिखा हुआ है? ओ ए आर। सवाल बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब आप क्या करें, इस कांस्टेंट फिगर को इस साइड पे लेके जाएंगे तो जाके तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये ओ ए आर रह जाएगा। ओ ए आर। तो अब ये कितना हो जाएगा? 1,05,000 तकसीम 3,000। आंसर क्या आ जाएगा? 35,000। ठीक है। मेरे ख्याल 35,000 नहीं, 35 ही है सिर्फ। 1,05,000 तकसीम 3,000 करेंगे ना तो ये 35 आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ओ ए आर कितना है? 35 पर यूनिट। ठीक है। अब जरा देखें हमारे नंबर ऑफ यूनिट, बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। हमारा ओ ए आर तो कैलकुलेट हो चुका है, और ओ ए आर कितना है? 35। ठीक है। अगर हमारा ओ ए आर 35 है, इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में डिवाइड करने से होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिगर को इधर ले जाते हैं और इस फिगर को बाहर ले जाते हैं, तो फिर बजटेड नंबर ऑफ यूनिट कितने हो जाएंगे? बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स जो डिवाइजर में पड़े हुए थे ना, उसको हम बाहर ले जाएंगे। बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स, वो कितने हो जाएंगे? मैं 35 पे इसको डिवाइड कर देता हूं, तो वो आंसर आ जाएगा 52,500। इसका मतलब हमारी बजटेड एक्टिविटी कितनी है? 52,500। ठीक है। और 52,500 के लिहाज से आपकी ऑप्शन सी जो है वो लॉक होती है। आपका ऑप्शन सी आंसर है। ठीक हो गया। ये थी अंडरस्टैंडिंग। अगेन फार्मूला याद करना पड़ेगा, अगेन फार्मूले को समझना पड़ेगा, और अगेन आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स इसके जो है ना वो स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, तो ये चैप्टर आपका बड़े मजेदारी तरीके से आपका हल हो जाएगा। ठीक है। चलें, मैं इसको इरेज करता हूं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, 160 भी थ्योरेटिकल सा सवाल है, और वो कह रहा है, इन अ गिवन पीरियड द प्रोडक्शन लेवल ऑफ एन आइटम एग्जैक्टली मैचेस द लेवल ऑफ सेल्स। लें जी, वो कहता है इन अ गिवन पीरियड द प्रोडक्शन लेवल ऑफ एन आइटम एग्जैक्टली मैचेस द लेवल ऑफ सेल्स। वो कहता है सेल्स और प्रोडक्शन बराबर है। जब सेल्स और प्रोडक्शन बराबर होती है ना, तो ये बात लिख लें कि देयर इज ए नो डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट के बारे में देखना है कि दोनों के प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जितनी प्रोडक्शन की थी उतनी सेल कर दी है, तो फिर दोनों के प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अब वो क्या कह रहा है, हाउ वुड द प्रॉफिट डिफर इफ द मार्जिनल कॉस्टिंग और ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाज यूज्ड। वो कहते हैं देयर वुड बी नो डिफरेंस। बिल्कुल सही जवाब लिखा हुआ है, यही आपका अल्फा ही आपका एग्जैक्ट जवाब है। आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अगर पढ़ना चाहें नॉलेज के लिए तो पढ़ लें, लेकिन ये कि
हमारा जवाब यहीं से हमें मिल गया। आगे चलते हैं। लें जी, 161 और 162 दो क्वेश्चन है और आपका चैप्टर एमसीक्यूज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फॉर अ प्रोडक्ट दैट हैज अ पॉजिटिव यूनिट कंट्रीब्यूशन, एक प्रोडक्ट है उसका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, जाहिर है पॉजिटिव होता है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाता होता है। और इसका मतलब क्या है कि वेन एवर द सेल्स प्राइस इज ग्रेटर देन द वेरिएबल कॉस्ट, द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन persists. Which of the following events would tend to increase total contribution by the greatest amount? हाँ, वो कहता है कि नीचे दी गई जो जितनी भी चेंज ऑप्शंस हैं उनमें कौन सी ऑप्शन ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन चेंज लेके आती है, ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन चेंज लेके आती है। आया ऑप्शन अल्फा, 10% डिक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट। 10% अगर वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीज करें, वेरिएबल कॉस्ट में 10% डिक्रीज करें तो क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो ज्यादा बड़ी परसेंटेज से बढ़ेगा, या बी 10% इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के बढ़ाने से आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा बढ़ेगा, या 10% इंक्रीज इन द वॉल्यूम की तादाद, अगर आप यूनिट सोल्ड तादाद बढ़ा दें 10% उससे आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, या 15% डिक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डेल्टा जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल ही स्टूपिड सी ऑप्शन है कि कंट्रीब्यूशन की जब कभी भी कैलकुलेशन की जाती है ना उसमें वेरिएबल कॉस्ट का या सेल्स का या सेल्स प्राइस का ताल्लुक होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की कैलकुलेशन में फिक्स कॉस्ट की तो बात ही नहीं आती। तो इस लिहाज से आपकी जो डेल्टा ऑप्शन है इसको तो सोचे ही ना, इसको बिल्कुल ना सोचे। और अब हम अल्फा बीटा और चार्ली के लिहाज से पहले वर्किंग करते हैं और वर्किंग करने के बाद जवाब देते हैं कि आया हमारा इसमें से अल्फा बीटा और चार्ली में से कौन सा सही जवाब है। डेल्टा तो बिल्कुल ही गलत है ना, डेल्टा को तो साइड पे कर दें। ठीक है, अब हम जरा वर्किंग करते हैं। सपोज करते हैं यहां पे कि अगर हमारी सेल्स प्राइस है 10 रुपए, ठीक है, सेल्स प्राइस क्या है, 10 रुपए है। आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 6 रुपये, और आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, 4 रुपये। ठीक है, ये हमने डाटा एज्यूम कर लिया है। सी से कंट्रीब्यूशन है। मैं जरा शॉर्ट ग्लव्स यूज करता हूं। अब जरा ऑप्शन अल्फा पे काम करते हैं। 10% डिक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज करें ना 10%, ठीक है, तो उससे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे क्या असर पड़ेगा। सेल्स प्राइस तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन 6 का 10% डिक्रीज करेंगे तो 60 पैसे। तो अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 रुपये 40 पैसे। ठीक है, और आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा, 4 पे 60 पैसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये है हमारी ऑप्शन अल्फा। अल्फा के लिहाज से हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, 4 4 6। अब हम ऑप्शन बी पे काम करते हैं। ये मैंने ए लिख दिया, अब मैं बी पे काम कर रहा हूँ। बी के लिहाज से क्या है, 10% इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है पहले से, 10, अब कितनी हो जाएगी, 11। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पहले वाली रहेगी 6। तो देखिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो गया, 5 रुपए। ठीक हो गया, ये है ऑप्शन बी। अब ऑप्शन सी पे काम करते हैं। ऑप्शन सी क्या कहती है, 10% इंक्रीज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम में इजाफा करें, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम में इजाफा करें तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट चाहे सेल्स वॉल्यूम बढ़ा भी दें, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट तो सेम ही रहेगा। तो ये 6 हो जाएगा और आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसका है, बी। ऑप्शन बी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा है, लिहाजा आपका जो ऑप्शन बी है उसको लॉक कर दें। कंपैरिजन कर लें आप। ऑप्शन ए के तहत आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ के कितना हो जाएगा, 4 4 6। बी के तहत बढ़ के कितना हो जाएगा, 5। सी के तहत कितना हो जाएगा, 4। इन तीनों में से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, 5। 5 के लिहाज से कौन सी ऑप्शन है, बी। तो हमारा बीटा ऑप्शन जो है वो क्लिक करता है। चलें जी, आगे चलते हैं। इस सवाल को आप खुद भी करने की कोशिश करें, मैंने बड़े आसान से तरीके से समझा दिया आपको। चलें जी, एक दफा डाटा एज्यूम करना है आपने, फिर बाद में उनको चेंजेस लेके आनी है। चलें जी, आखिरी सवाल।
वो कहता है कि एक्स हैज कंपाइल्ड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर इट्स मेन प्रोडक्ट। वो कहता है कि एक प्रोडक्ट के लिहाज से ये कॉस्ट कार्ड है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट भी दी हुई, वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है, सेलिंग कॉस्ट दी हुई है, फिक्स भी, वेरिएबल भी, और उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है, 14.70। और वो कहता है सेलिंग प्राइस कितनी है, 164। अब आपने गौर से इस सवाल को पढ़ना है, इस सवाल का जवाब इसी क्वेश्चन के अंदर है, आपको अलग से कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। तो कहता है व्हाट वुड बी द क्लोजिंग इन्वेंट्री बी वैल्यूड एट अंडर एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। वो कहता है कि अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करें तो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करने के लिहाज से कौन सी कॉस्ट कंसिडर होगी। बहुत आसान जवाब है, सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट ही कंसिडर होगी। प्रोडक्ट कॉस्ट, ये प्रोडक्ट कॉस्ट, और ये प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी है, ये दो। एंडिंग इन्वेंटरी की कैलकुलेशन में सिर्फ यही दो इस्तेमाल होती हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एंडिंग इन्वेंटरी की कैलकुलेशन में नहीं इस्तेमाल होते। तो इस लिहाजा इन दोनों को जमा करें, 33 जमा 45 10, आपका आंसर हो जाएगा 78.10। आपका अगर एक यूनिट मजीद प्रोड्यूस हो जाता है तो उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी होगी, 78 रुपये 10 पैसे। ये आपका जवाब है। चलें जी, आज हमने अपने चैप्टर नंबर, मेरे ख्याल है 7वां है या 8वां है, उस चैप्टर के जितनी भी हमारे एमसीक्यूज थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। और हमने देखा है कि बड़े टेक्निकल और बड़े ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चन थे, और हमने इनको जो है ना वो हर लिहाज से समझने की कोशिश की है। जहां पर मुझे लगा कि क्वेश्चन आसान है, मैंने उस क्वेश्चन को जो है ना वो जिस तरह कहते हैं ना कि ये समझ कर किया कि आपको इसकी कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। और जिन सवालों में मुझे महसूस हुआ कि ये सवाल जो है वो इतने ज़्यादा आसान नहीं है, तो उनको मैंने 2 दफ़ा भी पढ़ाने की कोशिश की है या सॉल्व करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या किसी भी लिहाज से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम इसको मज़ीद अच्छी तरीके से तैयार करके अपने एग्ज़ाम को एक अच्छे से मोड में ला के एक अच्छी अचीवमेंट के साथ मुकम्मल करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए चैप्टर के साथ अपने कोर्स कंटेंट के लिहाज से, नए सिलेबस के कंटेंट के लिहाज से हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।